हमारे देश में लोग तंबाकू खाते हैं जी, गुटखा खाते हैं, हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज भी उसको प्रमोट करते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है जी बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि कैंसर इज़ अ डेथ सेंटेंस। बहुत सी टेक्निक न्यू आ गई हैं, रेडिएशन जो हम ज़्यादा इफेक्टिव। ब्रेस्ट कैंसर तो एक ऐसा कैंसर है जिसका अभी इतना अच्छा इलाज। कैंसर, जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी किस प्रकार से भारत में भी तेजी के साथ ये बीमारी जो है फैल रहा है और इसके नाम मात्र से ही अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन आज आधुनिकता के युग में और जो हमारे मेडिकल साइंस के लोगों ने अथक प्रयास से इस बीमारी पर बहुत तेजी से काबू भी पाया है। और कैसे कैंसर ठीक हो जाता है, कैंसर से घबराएं नहीं, कैंसर से घबराएं नहीं, कैंसर ठीक भी हो सकता है समय रहते। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक हैं, ये पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, डॉक्टर होम्यो भाभा वाराणसी में डॉक्टर मयंक त्रिपाठी सर। सर पहले तो आपका प्रणाम। सर देखा जाए कि जिस प्रकार से कैंसर जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, कैंसर कैसे होते हैं, किस प्रकार के कैंसर होते हैं और किस तरह से क्या ये जो लोग अंदर लोगों के अंदर वहम होता है कि कैंसर अब ठीक नहीं हो सकता है, इसके बारे में जरा आप बताइए, क्या कहेंगे। कैंसर की जो सेल्स हैं उनका मूलभूत लक्षण है कि वो बॉडी के कंट्रोल को मानना बंद कर देती हैं, वो अपने तरह से जीना शुरू कर देती हैं, खुद विभाजित होती हैं जब मन होता है, या अपना साइज बढ़ाती हैं, दूसरी जगह फैलती हैं जी। तो कैंसर क्या होता है, एक ऑर्गन में शुरू होता है और कई बार जब वो और बढ़ता है तो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचता है, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं या स्टेज 4 कैंसर जो बोलते हैं। जी। तो ये कैंसर की मूलभूत प्रवृत्ति की बात हुई। दूसरे अगर आप देखेंगे कि इंसिडेंस और प्रीवेलेंस, मतलब कितना कैंसर देश में और दुनिया में है या बढ़ रहा है, उसकी बात करें तो एज सच देखें तो कैंसर जो है हमारी बहुत सी जो जीवन शैली है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी भी कैंसर को उसके शुरुआती स्टेज में डायग्नोस कर पाएँ, पकड़ पाएँ, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं जी। लेकिन एक स्टेज के बाद जो कैंसर डायग्नोस होते हैं उनको हम मैनेज तो कर पाते हैं, मरीज का जीवन हम बढ़ा पाते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह क्योर करना अभी भी हमारे क्षमता में नहीं है। तो जो एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए अपने पब्लिक हेल्थ में और लोगों के बीच की, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर कैंसर को जल्दी पकड़ेंगे तो आप ज़्यादा ठीक होने के चांसेस रहेंगे जी। और अर्ली डायग्नोसिस का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि आदमी के अंदर खुद लोगों के बीच में ये इंसाइट हो, ये समझ हो कि कैंसर के लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है, उनको नकारना नहीं है कि नहीं मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता। जी। दूसरा जो कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं उनसे हम बचें। जी। और तीसरा जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा रहन सहन है, उसमें हमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने चाहिए, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो 100% आपको कैंसर नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो रिस्क है कैंसर होने का वो काफ़ी कम रहेगा। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको कभी मुंह में कोई अल्सर दिख रहा है, जैसे हम कॉमन कैंसर्स की बात करें जी, तो मान लीजिए मुंह में अल्सर है जिसको आप इग्नोर किए जा रहे हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, उसकी तरह तरह की दवाएं, डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे हैं आप, तो वो आपकी गलती है। अगर आप हमारे समय, अब वो अल्सर बढ़ता जाएगा और वो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि वो इतना बढ़ जाएगा कि शायद वो सर्जरी के लायक ना हो। तो अगर ऐसा होता है तब आपका जो ठीक होने का चांस वैसे घटता जाएगा। दूसरी चीज़ें जो है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर जो है हिंदुस्तान में औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। ठीक है, हर साल करीब 1.5 लाख औरतों को ये कैंसर होता है इस देश में। ये सर जिस तरह से आप इसके बारे में बता रहे हैं, महिलाओं में खास तौर से देखा जाए ये चीज़ ज़्यादा होते हैं, रीज़न क्या है इनके। हाँ, तो ब्रेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ कैंसर जो है पुरुषों में ज़्यादा हैं, कुछ कैंसर महिलाओं में ज़्यादा हैं। जी।
तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो जो सबसे कॉमन कैंसर औरतों में है वो एक तो ब्रेस्ट कैंसर है और हमारे देश में, जी और दूसरे नंबर पे सर्विक्स का कैंसर है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर है जी। तो और पुरुषों में देखा जाए तो हेड नेक के कैंसर, जो मैंने पहले भी बताया कि मुंह, जीभ के कैंसर, गले का कैंसर और लंग का कैंसर, जी ये ज़्यादा कॉमन है पुरुषों में। तो हम जो बात कर रहे थे कि अर्ली डायग्नोसिस कैसे हमें करना है, तो वो ये है कि पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि मुंह में आपको किसी तरह का अलग सा दिखे। अब क्या है, मुंह में ऐसा नहीं है कि आपको अपना मुंह चेक करने हमेशा डॉक्टर के पास जाना है। आप रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ शीशे में अपना मुंह देखते हैं, आप उसमें अपना मुंह खुद देख सकते हैं कि मुंह के अंदर कहीं कोई अल्सर तो नहीं है, या कहीं आपको खुद दर्द हो रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर से दिखाइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह ब्रेस्ट के लंप जो हैं, औरतें अगर अपने ब्रेस्ट में कभी कोई गांठ या कभी कोई चेंज महसूस करती हैं तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसको शर्म में, ऐसे हमारे देश में खासकर जो यहाँ पे गांव की औरतें हैं जो बहुत वक्त तक अपनी चीज़ें नहीं बता पाती, खासकर ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हुई या बच्चेदानी की प्रॉब्लम हुई तो वो उसको नकारती रहती हैं जी। बट फिर क्या होता है, वो इतना बढ़ जाता है कि फिर मतलब उनके बिना बताए ही लोगों को पता चल जाता है कि इनको कोई दिक्कत है। तो उस स्टेज में नहीं आना चाहिए। अगर आपको शुरू में ही ब्रेस्ट लंप लग रहा है, कोई सीने में, ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ब्रेस्ट कैंसर तो एक ऐसा कैंसर है जिसका अभी इतना अच्छा इलाज है कि अगर स्टेज 1 और 2 में हम पकड़ पाएँ बीमारी को तो 90% से ज़्यादा लोगों को क्योर किया जा सकता है। जी। तो आप जब क्योर हो सकते हैं तो आप उस स्टेज का वेट क्यों करेंगे कि आप तब अगर स्टेज 3 पहुंच जाएंगे तो ये जो 90% का आंकड़ा है ये घट के 60% हो जाता है। जी। तो ये ध्यान देने की बात है। इसी तरह के ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओवरी का कैंसर है, जो ये दो ऐसे कैंसर हैं जिनके हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इनका फेमिलियल फैक्टर हो सकता है जी। कि स्पेशली अगर ऐसी औरतें जिनका अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, मतलब जिनका 50 साल से पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ है जी। या ये 50 साल का डेटा जो है ये वेस्टर्न डेटा है, हम अपने देश में अगर उसको अप्लाई करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि 40 साल के पहले जिन लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है जी। और एक तरह से जो एक टाइप होता है ब्रेस्ट कैंसर का जिसको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जिनमें वो कैंसर डिटेक्ट होता है, या ऐसे लोग जिनकी फैमिली में पहले, जिनकी मान लीजिए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब जिनकी मदर को, सिस्टर को या इवन ग्रैंड मदर को, मतलब नानी को, दादी को कभी कैंसर, या मौसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर हुआ है, तो एटलीस्ट हम ये नहीं कहेंगे कि आप डर के रहिए कि आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होगा, लेकिन आपको ये इंसाइट होना चाहिए कि आप नॉर्मल पॉपुलेशन से, नॉर्मल लोगों की तुलना में आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है जी। तो ऐसे लोगों का अगर हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन लगता है कि इनके फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर या जो मतलब फैमिली से रिलेटेड या जेनेटिक से रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उनकी हम जेनेटिक काउंसलिंग भी करते हैं और कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जैसे जिसको हम BRCA टेस्ट कहते हैं जी। जैसे BRCA का एक बहुत ही फेमस उदाहरण रहा है एंजेलिना जोली, जो एक्टर हैं हॉलीवुड को, जिन्होंने उनको BRCA डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा लिए ताकि उनको आगे ब्रेस्ट कैंसर ना हो जी। तो शायद जिस तरह से आपने उनका बात किया, अभी महिमा चौधरी का भी कुछ सुनने के लिए, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो शायद इस तरह से उन्होंने फिर सर्जरी करा करके अपना निकलवाया शायद सर। तो वो है एक रिस्क रिडक्शन मैस्टेक्टमी कहते हैं, जिनमें अगर हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर हो ही जाएगा जी, BRCA पॉजिटिव है, BRCA 1-2 पॉजिटिविटी है, तो उनमें हम ये ऑप्शन दे सकते हैं बाइलेट दोनों तरफ के ब्रेस्ट की मैस्टेक्टमी का जी। और कुछ पेशेंट्स में ओवेरियन मतलब ओवरी का भी रिस्क बढ़ता है, ओवरी कैंसर का, तो उनका हम ओफरेक्टमी भी कर सकते हैं। बट ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे अंदर ये ज्ञान होना, ये इंसाइट होना कि आपको ये चौकन्ना रहना है कि किसी तरह का सिम्टम, किसी तरह का लंप, जैसे ओवरी में क्या है, आपको अचानक से लगे कि
नया सिम्टम आ रहा है, कोई पेट में दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में या बहुत से लोग गैस के सिम्टम्स को बहुत दिन तक इग्नोर करते हैं। जी जैसे गॉल ब्लैडर के कैंसर हैं, वो कई बार डिस्पेप्सिया के साथ ज़्यादा शुरू होते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बहुत दिन तक गैस होता रहा, आप उसको इग्नोर करते रहे, जी पेन होता रहा, उसको इग्नोर करते रहे, और बाद में जब आप एक बार कराते हैं फाइनली, तो उसमें बीमारी बड़ी हो जाती है। तो बहुत से सिम्टम ऐसे हैं जिनसे हमें डरना नहीं है कि आपको कुछ गैस बने तो आपको कैंसर ही है, लेकिन आपको ये जानना है कि गैस बन रही है, आपको परसिस्टेंट पेट में दर्द है, तो आप किसी डॉक्टर को वक्त पे दिखा लें कि एटलीस्ट वो कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करा पाएँ, इनिशियल जांच करा पाएँ, जिससे ये पता चल पाए कि कोई और दिक्कत तो नहीं है। साथियों, आज हमने डॉक्टर साहब के साथ वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को जागरूक करना, और इस तरह से डॉक्टर साहब ने खुद मेरी माता जी का ऑपरेशन किया था, और आज मेरी माँ सकुशल करीब हो गया 4-5 साल हैं, ठीक ठाक हैं, दैनिक नित्य क्रियाक्रम कर लेती हैं। ऐसे महान डॉक्टर जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, और आप वास्तविक जो हैं सही जगह पर पहुंच जाए। और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि जो भी लोग देखते हैं उन डॉक्टर, चाहे जो भी डॉक्टर हों, अगर इस तरह की बीमारियां हैं तो उनको सही जगह पर भी भेजने का दिशा निर्देश दिया जाए तो ठीक हो सकता है। लोगों के अंदर जो भय बन जाता है ये कि कैंसर मुझे हो गया, और आपने तो सारी बातें लमसम में बता भी दिया है। जैसे हम लोग देखें तो सबसे बड़ी चीज जो अंदर लोगों के भय है कि कैंसर हो गया, हमें मर जाना है, ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। जी। मैं पहले ये बताया कि हम जो अभी जिस स्टेज में हैं, हमारा जो कैंसर का विज्ञान जितना विकसित हो चुका है जी, ये जो 30 साल पहले जो स्थिति थी उससे हम कई गुना आगे जा चुके हैं। इनफैक्ट बहुत से स्टेज 4 कैंसर हैं जिनको हम बहुत लंबे टाइम तक मैनेज कर सकते हैं आज की दवाओं की वजह से। जी, सर्जरी ने बहुत सी प्रोग्रेस की, बहुत सी सर्जरी जो ऐसी सर्जरीज होती थी जिसके बाद जिसको करना मुश्किल होता था उस टाइम में, अभी टेक्नोलॉजी और उसके एडवांसमेंट के साथ हम बहुत सी सर्जरीज को सेफली कर पाते हैं मरीजों के। जी, रेडिएशन जो है, बहुत सी टेक्निक न्यू आ गई हैं, रेडिएशन जो हम ज़्यादा इफेक्टिवली दे पाते हैं। जी, और दवाएं तो आ ही रही हैं, जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, ये सब न्यू डेवलपमेंट्स रोज़ होते रहते हैं। जी, तो अभी जो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है, जी, बट कैंसर को आप जल्दी डायग्नोज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, जी, लेट डायग्नोज करेंगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं। जी, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि कैंसर इज़ अ डेथ सेंटेंस। तो हेड नेक कैंसर्स हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। जी, किसी और देश में इतना मुंह का कैंसर नहीं होता। उसका कारण ये है कि हमारे देश में लोग तंबाकू खाते हैं, जी, गुटखा खाते हैं, जी, सुरती, खैनी, जो भी चीज़ें जो भी मिले सब खाते रहते हैं। और अगर सच पूछा जाए तो अगर हमारे देश के लोग आज टोबैको खाना बंद कर दें, हमारे देश के करीब 30% कैंसर्स अपने आप कम हो जाएंगे। जी, तो इस देश का 30% समझ सकते हैं कि 14 लाख का 30% कितना होगा। और आप समझ सकते हैं कि उससे हमारी हेल्थ केयर मतलब उतना देश का, सरकार का इतना पैसा बचेगा कि हम ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पे उसको फोकस कर पाएँ। सिर्फ एक आदत बदल के, सिर्फ अगर लोग तंबाकू खाना बंद कर दें तो 30% कैंसर कम हो सकते हैं, तंबाकू गुटखा। बट अनफॉर्चुनेटली तंबाकू का इतना बड़ा मार्केट है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। प्लस हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज भी उसको प्रमोट करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप अपने बच्चों को खिलाना पसंद करेंगे इसको? नहीं करेंगे, बिल्कुल। फिर आप दूसरे के बच्चों को ये प्रमोट क्यों करते हैं कि आप खाइए इसको? तो ये है। दूसरा ये है कि हम अपनी डाइट में बहुत से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डाइट में बेसिकली क्या है कि जैसे रेड मीट जो होता है, रेड मीट जिसको बोलते हैं, जैसे मटन होता है जी, इनकी मात्रा हम थोड़ी कम कर सकते हैं जी। और फाइबर डाइट बढ़ा सकते हैं। फाइबर डाइट में क्या आते हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं जी, सैलेड्स हैं, है ना, कुकुम्बर। तो एक तरह से आप ऐसा मानिए कि आप दिन में जो खाना खाते हैं उसका 20 से 30% हिस्सा, 1/3 हिस्सा रॉ फूड होना चाहिए। कच्चा फूड मतलब फल,
सब्जियां, जी। सैलड्स, ये जी। सब चीज़ें होनी चाहिए। जी, ठीक जी। है, तो ये भी आपके बहुत से कैंसर्स को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। जी। तीसरी चीज़ ये है कि वेट गेन, जो जी। मोटापा है, ओबेसिटी है, वो कई कैंसर्स का रिस्क फैक्टर माना जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का, जी। कोलोरेक्टल कैंसर्स का। तो ये ओबेसिटी जो है अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। जी। तो अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करके रखते हैं तो वेट गेन प्रॉब्लम, जैसे आपका 70 किलो वजन है, थोड़ा जी। ज़्यादा है चलेगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि वो अगले 5 साल में 70 से बढ़ के 80 ना हो जाए। जी। तो आप अगर अपना वेट स्टैटिक मेंटेन करके रखते हैं अपनी डाइट और एक्सरसाइज से, तो वो जी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी। प्लस फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे आप रोज अपने कुछ आदतें डालिए, जैसे सुबह एक्सरसाइज, या सुबह जरूरी नहीं है सुबह ही करिए, शाम को भी कर सकते हैं, किसी जी। भी वक्त करिए, बट फिजिकल एक्सरसाइज, इवन ब्रिस्क वॉकिंग, ज़रूरी नहीं कि आप दौड़ने ही जाएं या जिम जी। जाएं, जी। लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग करिए, चलते फिरते रहिए, जी। लेटने का ड्यूरेशन कम करिए। जी। अगर आप कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं तो हर 2 घंटे पे 2 मिनट वॉक कर सकते हैं। तो जी। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे आप ओवरऑल भी, आपका ये सिर्फ कैंसर के लिए नहीं है एक्चुअली, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखेगा, बहुत से और बीमारियों से भी आप बचेंगे। जी। कैंसर से तो निश्चित तौर से बचेंगे। देखिए, कहा जाए वास्तविक वही बात आ जाती है कि डॉक्टर भगवान का रूप। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने एक बात कहा है तंबाकू के बारे में, सोचना है हम जहर खाते हैं, और ये होता है वास्तविक समाज सेवा और भगवान का रूप। ऐसे ही महापुरुष होते हैं जो सीधे तौर पर तमाम तरह की मार्केटिंग कंपनियां, विज्ञापन स्टार, बहुत सारे, सलमान, शाहरुख, कितने लोगों का नाम लिया जाए, जुबा केसरी का प्रचार करते हैं। एक बार वो अपने बच्चों को भी खिला करके देखें कि मीठा पॉइजन किस प्रकार से ये जहर घोल करके हमारे देश के लोगों को बर्बाद करते हैं। और खाने वाले भी गजब के इंसान हैं भैया, कि उसको अमृत समझकर खाते हैं और बाद में हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं। तो आप लोगों से भी ये विनती है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं न खाएं। और डॉक्टर साहब, खास तौर से जैसे मान लीजिए आपने एक बात कहा है और सारी चीज़ उसमें बता दिया, मूल जड़ देखा जाए, अगर कैंसर के पेशेंट हैं तो उनको क्या, किस तरह के भोजन अगर वो करें तो मतलब उस पर वो फोकस बीमारियों पर, मतलब जैसे मान लीजिए सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, मान लीजिए रूटीन चेकअप होता रहता है, लेकिन कुछ इस तरह की भी चीज़ें जैसे कि वो उसमें कुछ कमी। देखिए, आपको ये बात समझनी, हमारी जो भारतीय वो है, जो हमारा भारतीय भोजन है, ट्रेडिशनल पारंपरिक भोजन है, अगर आप देखेंगे ना तो वो दुनिया में सबसे हेल्दी फूड है। जी। हमारे देश में जिस तरह की पारंपरिक खाने पीने की आदतें हैं, हमारे देश में पारंपरिक खाने पीने की आदतें क्या हैं? हम लोग ज़्यादातर, हमारे देश में बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब उतने पॉपुलर नहीं रहे हैं ट्रेडिशनली। हम क्या, रोटी, चावल, सब्जी, दाल, ये खाने वाले लोग हैं ज़्यादा। जी। जी। जी सर। तो अगर हम अपने पारंपरिक भोजन को भी मेंटेन करें तो वो बहुत ही हेल्दी फूड है। जी। ठीक है। तो कैंसर के पेशेंट में भी ऐसा नहीं है कि अलग से हम कोई रेस्ट्रिक्शन देते हैं। जी। उनको भी हम उसी फूड हैबिट को, उसी खाने को प्रमोट करते हैं। मतलब आपको शुगर कम खाना है जी। ये सबके लिए जनरल बात है, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, ओवरऑल सबके लिए ये फॉलो। हेल्दी डाइट यही है, स्वस्थ डाइट जो बोलते हैं, स्वस्थ खाना वो है कि आप शुगर कम खाइए, फैट कम खाइए, फाइबर्स ज़्यादा खाइए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए। तो लो शुगर, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट है, ये हम प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो अब इन सब के शुगर में क्या है, जो हमारा बहुत सा पेय पदार्थ है, कोको कोला, पेप्सी, ये सब में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, या जो आप बॉटल जूसेस लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना। फैट में हम फ्राइड फूड जो खाते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गए बाहर के, तो ये सब क्या है, फ्राइड फूड्स हैं, वो भी हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। हाई फाइबर्स डाइट क्या है, जो आपके ट्रेडिशनली घर में सब्जियां बनती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फल फूल हैं, वो खा सकते हैं आप। प्रोटीन के सोर्स के रूप में आप अंडा खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खाइए, बॉयल्ड एग, कुक्ड एग, ठीक है ना, या पनीर है,
इस तरह की चीजें, दाल है जिसमें सोयाबीन ज्यादा है, मतलब प्रोटीन तो ये का मात्रा प्रोटीन- जिसमें ज्यादा हाँ, रहे। तो ये हाई प्रोटीन डाइट के ये सोर्सेज हैं। जी तो ये ओवरऑल हेल्दी फूड्स का यही ग्रुप है। जी। आप किसी भी बीमारी, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, ओवरऑल किसी भी बीमारी में आप बात करेंगे जी तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप ये फूड हैबिट्स फॉलो करें। जी। चलिए साथियों, आज हमारे साथ है डॉक्टर मयंक त्रिपाठी सर थे, टाटा मेमोरियल पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान वाराणसी में, और सर ने बेबाकी के साथ ये कैंसर किस प्रकार के होते हैं, कैसे समय रहते कैंसर के निदान हो सकते हैं, और किस तरह से जो है लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो थे हमारे साथ कैमरे के पीछे अमित तिवारी उर्फ गणेश, और ये विषय था। और तमाम तरह से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत प्रणाम सर।